हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम साइंस में जो 14वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसके हम आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि भाई जीवाश्मी ईंधन को यूज़ करने से कई सारी हानियाँ होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको कहना चाहूँगा कि देखो, कई सारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है, ये वीडियो देखते भी नहीं हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से समझ लेना कि कोरोना जाए कि ना जाए, स्कूल शुरू हो या ना हो, लेकिन आपकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम लेंगे, वो फाइनल है, ठीक है। इसलिए अगर आपने अभी से ही ये सब वीडियो या तो थोड़ी बहुत अपने हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आपके लिए बोर्ड की एग्ज़ाम देना इजी होगा। लेकिन जिस स्टूडेंट्स अभी कुछ कर ही नहीं रहे, या तो कहीं ना कहीं ये इंतज़ार में है कि भाई जब स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं एक साथ पढ़ाई कर लूँगा, ठीक है, तो ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे यही एडवाइस है भाई कि सिर्फ आप हम जो वीडियो भेज रहे हैं वो आप सिर्फ देखो, थोड़ा बहुत पूरे दिन में कम से कम 1.5 या 2 घंटा भी दोगे ना पढ़ाई में, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बोर्ड की एग्ज़ाम, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जीवाश्मी ईंधन को जलाने के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसे कुछ सीमाओं तक जो प्रक्रम की दक्षता है में वृद्धि करके कम किया जा सकता है प्रदूषण। और इसी के साथ दहन के समय जो हानिकारक गैस और राखों जो वातावरण में पलायन हो जाती है, उसको कुछ तकनीकी है उससे घटाया जा सकता है, ठीक है। अब आपको ऐसा पूछा कि भाई क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोव यानी कि चूल्हे तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन रूप से उपयोग होता है। यह जीवाश्म ईंधन का सिर्फ चूल्हों और वाहनों में जो उपयोग होने वाले विद्युत है वो भी इसमें से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो इसने एक क्रियाकलाप की एक छोटा सा यंत्र है, उससे थोड़ी विद्युत उत्पन्न करने का क्रियाकलाप दिया कि भाई क्या है, टेबल टेनिस का बॉल लिया है, 3 सरिया बनाए, धातु की अर्धवृत्ताकार पंखुड़ियाँ काटी, फिर बाल के जरिया में लगाए और धातु का एक सीधा तार लेकर बॉल के केंद्र से होकर गुजारा। तार को फिर भ्रात प्रयोग करके बाल को किलकित करना है और फिर साइकिल डायनेमो जोड़ना है। तो डायनेमो के साथ एक टॉर्च बल्ब जोड़ा, उससे पता चल गया कि भाई विद्युत उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विद्युत उत्पन्न हुआ तो वो बल्ब जलेगा, नहीं हुआ तो वो बंद ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई विद्युत उत्पन्न करने के लिए यह हमारा टरबाइन है। टरबाइन आपको सबको पता ही है कि भाई टरबाइन जो बहुत ऊंची ऊंची हाइट से पानी गिर रहा है तो नीचे टरबाइन जैसा, मतलब कि राउंड आकर जो घूमने वाला है, मतलब इसके ऊपर पानी गिरेगा तो वो घूमेगा और घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ऐसा कुछ। सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। गतिशील भाग मतलब मैंने अभी आपको कहा वो घूमने वाला भाग। गतिशील तरल ब्लेडों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है। गतिशील तरल मतलब पानी बहता हुआ, या तो पानी अगर ऊपर से गिर रहा है
तो ये मूवमेंट मिलेगी, पंखुड़ियाँ है उसको मूवमेंट मिलेगी और वो घूमेगी और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है। हमारे घर पे जो फैन है, ठीक है, वो फैन विद्युत से स्टार्ट होता है, लेकिन कई बार जब विद्युत ना हो, लाइट चली गई हो, तब हम झाड़ू से भी कई बार घुमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत मान लो अगर हवा आ गई तो इसका मतलब ये होगा टरबाइन में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या कि भाई जो वहाँ पे पंखुड़ियाँ रखी गई है, वो पंखुड़ियाँ कोई भी चीज़ से या तो किसी भी हाल में उसको घुमानी है। अगर आप हाथ से हिलाओगे तो भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, लेकिन आप कितने टाइम तक हिलाओगे? पंखुड़ियाँ अपने हाथों से एक बार मान लो थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन कंटिन्यू वो ऐसे ही घूमती रही तो उसके लिए आपको कहीं समंदर या तो ऊपर से पानी गिर रहा हो, वहाँ ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। और वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो के शेप को घुमा दे। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है। विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बनी। सोचो आप, विद्युत ऊर्जा को कौन नहीं यूज करता? हमारे घर पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, विद्युत ऊर्जा से। चाहे वो टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, हमारा मोबाइल जो हमारे खाने की चीज़ में भी आ गया। वो 2 टाइम खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। ऐसा मोबाइल तो उसमें भी चार्ज करने के लिए विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए ना। तो ऐसा कोई यंत्र ही नहीं जहां विद्युत ऊर्जा का उपयोग ना हो। डायनेमो के शाफ्ट को घुमाने के लिए विविध ढंग हो सकते हैं, परंतु किस ढंग को अपनाया जाए यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर। मैंने अभी जस्ट कहा कि आपको सिर्फ पंखुड़ियाँ हिलानी है, आप कोई भी ढंग से हिलाओ, लेकिन वो उपलब्ध कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि भाई टरबाइन को घूमकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विविध स्रोतों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। टरबाइन घुमाना है, और अभी हमने जस्ट कहा कि भाई उसके कई सारी विधियां हैं जिससे टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न कर सके। तो आइए देखते सबसे पहले भाई तापीय विद्युत संयंत्र। इसमें क्या होता है कि भाई विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है। बड़े बड़े जो यंत्र होते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन है उसका दहन करके फिर जो पानी है, जल, उसको उबाल कर क्या बनाई जाती है? भाप। आपने कुकर में देखा होगा कि भाप बाहर निकलती और कितना प्रेशर से वो निकलती। फिर क्या करना है कि भाई ये जो भाप बनाई जाती है वो टरबाइन को घुमाती है और उसको घुमाएगी तो फिर विद्युत उत्पन्न करेगी। आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है, और यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। क्योंकि यह सब जलाना है तो उसके लिए भी आपको कोयले की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। इसलिए जहाँ कोयला और ऐसे कई जो ईंधन हैं वो कहाँ से इजी से अवेलेबल हो गए, वहाँ ही ये ज़्यादा तापीय विद्युत संयंत्र डाला जाता है।
इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि भाई इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भाई विद्युत संयंत्र कहने का कारण क्या है कि भाई ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करना, जिससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका मतलब है कि भाई उसमें ऊर्जा सबसे पहले उत्पन्न होगी और फिर उसमें से विद्युत ऊर्जा होगी। ओके, चलो दूसरा है कि भाई जल विद्युत संयंत्र से कैसे टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। हमें पता है कि भाई ऊर्जा हमें कोई ऐसा स्रोत हो कि भाई जल की गतिज ऊर्जा या तो किसी ऊंचाई पर स्थिति जल की स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। जल गिरेगा टरबाइन के ऊपर तो वो घूमेगा ही, तो घूमेगा तो वो डायनमो में जाकर विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न करेगा ही। जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थिति ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके। मतलब जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध किया गया है। अगर बांध बना हुआ है, कोई नेचुरली ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमने बांध बनाया, बांध के ऊपर से पानी गिर रहा है, तो वहाँ पे आप डायनेमो डाल दोगे तो वहाँ से आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हो। हमने चित्र में देखा है कि भाई भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के 1/4 भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती। ऊर्जा की जो मांग है आज, ठीक है, उसका 1/4 भाग यानी कि 25% वो भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती। बोलो, ठीक है। और जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं कि भाई नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशय में जल को एकत्रित करते हैं। फिर क्या करते हैं कि भाई एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं और इन जलाशयों में जल संचित होता है, जिसके फलस्वरूप इनमें पानी तो भर जाएगा, तो धीरे धीरे पानी का जो तल है ऊंचा हो जाता है और बांध की ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार से पास स्थापित जो टरबाइन है आप देख सकते हो टरबाइन, वो टरबाइन के ब्लेड को घूर्णन गति करते हैं, मतलब घुमाते हैं, और वहाँ जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी बारिश होती है तब सभी नदियाँ, सभी बांध, जलाशय वो सभी पानी से भर जाते हैं। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भी हम वापस यूज कर सकते हैं वो। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो तो आपको पता चल गया। अब हमें जीवाश्मी ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन समाप्त हो ही जाएंगे, ऐसे जल विद्युत स्रोतों को समाप्त होने की कोई चिंता तो नहीं रहती। देखो यहाँ से विद्युत ऊर्जा हमें मिल रही है कि नहीं। ये जो जीवाश्मी ईंधन है वो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जल, क्योंकि बारिश तो कभी रुकेगी नहीं, बारिश आएगी तो सभी नदियाँ, सभी बांध वो भी भर जाएंगे, पानी आएगा, टरबाइन घूमे और टरबाइन घूमने के बाद वो तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी होती है, क्योंकि बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है।
कुछ ऐसा क्षेत्र हो भाई, वहाँ पे ही बांध बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम वो बनाया है। तो कुछ ऐसा जो क्षेत्र है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे बांध बनाने में कोई पर्वतीय क्षेत्र आपको मिल जाए तो वो बांध बनाने में आपका फायदा रहेगा। दूसरी बात कि भाई बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य जमीन और मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। जहाँ पे बांध बन रहा है उसके आसपास के इलाके में जितने भी कृषि योग्य ज़मीन है वो, और जितने भी लोग वहाँ के आसपास रहते हैं वो, उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है भाई। हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति वो सब, और वो अवायवीय परिस्थितियों में वो सड़ने लगते हैं। डूब गए तो वो सड़ेंगे तो सही, और विघटित होकर वो विशाल मात्रा में मैथेन गैस यानी कि CH4 उत्पन्न करते हैं, और वो हमें पता है एक ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी पर टिहरी बांध और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण ही हुआ था। 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, गंगा के ऊपर बांधा है टिहरी बांध, और सरदार सरोवर बंद वो तो हमें पता ही, नर्मदा नदी पर यूनिटी। ओके, तो बांध दिए जाते हैं, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितनी परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ती है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है भाई। कई सारी भूमि वो भी नष्ट हो जाती है, कई सारी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे, और आपको देखो कहाँ कि भाई वो अगर पानी में गई तो धीरे धीरे वो सड़ने वाली है, सड़ेगी तो उसमें से मैथेन गैस जो नेचुरली गैस है CH4, और वो प्रदूषण में मात्रा बढ़ाएगी, ठीक है, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ाएगी, ठीक है। इसलिए भाई ये जितने भी कंफर्टेबल के लिए हमने जो भी चीज़ें बनाई है, बांध हो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी के द्वारा बना हुआ यंत्र है, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो ज़रूर पहुंचाता ही। अगर हमें नहीं तो दूसरों को ज़रूर तकलीफ में डाल देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आएगा जैव मात्रा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ये टॉपिक को छोड़ के हम आएंगे पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा तो नाम से ही पता चलता है कि भाई पवन जो हवा आती है उसमें से ऊर्जा प्राप्त होती होगी। तो देखो भाई, आपने 9th में देखा है कि भाई किस प्रकार सूर्य के विकिरण द्वारा भूखंडों और जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। ये पवन जो आता है, हवा बहती है, वो सूर्य के विकिरणों के द्वारा ही होता है, ठीक है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जाता है, और पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता रहा है। आप कहीं पे मान लो गांव पे गए हैं तो आपको रास्ते में ऐसी जो फिगर में आप देख सकते हो, ऐसी पवन चक्कियाँ उसका नाम है, ऐसी देखी होगी। 3 पंख हो गए, और अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो एकदम फास्ट चल रहा है। फिर हवा चल ही नहीं, पवन है ही नहीं, तो वो जो ये है पवन चक्की, तो वो कोई काम की नहीं रहेगी अगर आप कुछ भी करोगे नहीं, या तो ऐसे ही पड़ी रही तो, ठीक है, और उल्टा ही मेंटेनेंस बढ़ेगा।
ठीक है। तो पवन चक्की अगर शुरू रही, उसके पंख है, अगर वो गति में रहेंगे तो ही हमें ऊर्जा मिल सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो भाई, किसी पवन चक्की द्वारा प्रचालित जल पंप, मतलब पानी को ऊपर उठाने वाले जो पंप है, उस जल पंप में पवन चक्की की पंखुड़ियों को घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। मान लो कुआं है, कुआं के अंदर गहराई तक पानी है, तो वो पानी ऊपर लाने के लिए ऐसे पवन चक्कियों की पंखुड़ियों का यूज़ किया जाता है। और अभी हमने देखा कि भाई पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुत किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है। देखो, उसके 3 पंख भले होते लेकिन वो बहुत विशाल होते हैं, ठीक है। और जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। देखो, पवन चक्की हर किसी जगह पे नहीं डाली जा सकती। कोई ऊंचा विस्तार हो, जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो, वहाँ पे जो हवा की रफ्तार है वो ज़्यादा आ रही हो, ये सभी देखने के बाद ये पवन चक्की डाली जाती है, ठीक है। पवन चक्की की ध्रुवी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, क्योंकि विद्युत जनित्र का टरबाइन अगर घूमेगा तो ही विद्युत उत्पन्न होगी। और किसी एकल पवन चक्की का विद्युत है वो तो बहुत कम होगा। मतलब मान लो एक पवन चक्की डाल दी तो उसमें से तो आपको बहुत कम विद्युत प्राप्त होगी, और उसका तो व्यापारिक उपयोग भी होगा नहीं। इसका मतलब कि किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, और इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। कि भाई बड़ी मात्रा में पवन चक्की डाली गई है तो वो बन जाएगा पवन ऊर्जा फार्म। और व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को एक साथ जोड़ा जाता है, यानी कि युग्मित किया जाता है। और वो युग्मित करने के बाद जो नेट ऊर्जा मिलती है वो सभी पवन चक्कियों द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है उसके योग बराबर होती है। क्योंकि एक साथ कई सारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ज़्यादा विद्युत भी मिलेगा हमें। दूसरा कि भाई पवन ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी एवं दक्ष स्रोत है, क्योंकि इसमें बार बार हमें धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार खर्च होता है पवन चक्की डालने में, उसका नए नए यंत्र लाने में, लेकिन बार बार आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती। परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने के लिए भी बहुत सी सीमाएं हैं, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं डाल सकते। तो सीमाएं क्या है कि भाई ये है कि भाई पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रस्थापित किए जाते हैं जहाँ के वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलते हो। दूसरा, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड रहेगी तो ही पंखुड़ियाँ कंटिन्यू घूमती रहेगी। 15 किलोमीटर पर आवर या तो उससे ज़्यादा होगी तो भी चलेगी, लेकिन उससे कम चलेगी नहीं। और इसके साथ ही संचालय सेलों जैसी कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए कि भाई जब पवन ना चले, अगर पवन के भरोसे आप बैठोगे तो उसका तो कोई फिक्स नहीं है कि भाई वो कब आए, कब पंखुड़ियाँ घूमे। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है कि भाई मान लो थोड़े टाइम के लिए पवन नहीं आए तो आपको वो पंखुड़ियाँ घुमाने के लिए कुछ ऐसा भी रखना पड़ेगा जिसके जैसे कि फॉर एग्जांपल संचालय सेल, कि भाई उससे पंखुड़ियाँ घूमें और विद्युत प्राप्त हो। और ऊर्जा फार्म हमें
स्थापित करना है तो उसके लिए जगह भी बड़ी ही चाहिए, विशाल एक भूखंड की आवश्यकता होगी। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। आप देख सकते हो कि भाई कितनी भूमि की आवश्यकता रहती है। और पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत अत्यधिक है। देखो पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं भाई स्टार्ट करो तब। और उसके अतिरिक्त भी पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं, क्योंकि पंखुड़ियाँ वो तो खुले में ही रहेगा, उसके ऊपर धूप, बारिश वो सब की इफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो उनके लिए भी उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता होती है भाई। रंग लगाना, फिर उसको मेंटेनेंस, ये सब उसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो आता ही है भाई, क्योंकि वो पंखुड़ियाँ है वो बाहर खुली ही रहती है। और हमें पता है कि भाई कोई मान लो लोखंड का कोई टुकड़ा भी अगर बाहर रह गया और बारिश गिरी तो भी वो जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये पवन चक्की भी जब शुरुआत करो आप तो पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, और दूसरी बात ये खुली रहती है वायुमंडल में तो उसको मेंटेनेंस भी बहुत आता है भाई। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो में। तो आज हमने जितना भी पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ो, समझो, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नोट डाउन करते रहो। ओके, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।